हेलो एवरीवन, क्लास 8 आज डिस्कस करेंगे आपका सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो उन बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे हैं। 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 मार्क्स का है। आपके एग्ज़ाम में सेक्शन होंगे ABCDE, 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज़ों के द्वारा अवध का विलय कब कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856। उसके बाद में 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है आपका, कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म मुख्यतः कहाँ उगते हैं? कम वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ, कांटे वाले पौधे उगते हैं। और शुष्क प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है? मतलब जो पर्यावरण को क्लीन करने का काम करते हैं, कौन होते हैं? गिद्ध, यानी इंग्लिश में बोलते हैं हम वल्चर। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कौन से भाग होते हैं? तो भारत संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा भी, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद द प्रेसिडेंट, आपके पास में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। सिंपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्य में 20 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि 20 सदस्यों को नहीं, वो 12 मेंबर्स को ही मनोनीत करता है। ठीक है। उसके बाद में देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है, तो ये वाली बात क्या है? सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ये वाली बात भी क्या है? सही है। नेक्स्ट, विलय नीति डैश के द्वारा लागू की गई? तो विलय नीति किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है। रानी चिन्नम्मा डैश नामक राज्य की शासक थी, तो क्या आएगा इसका आंसर? कित्तूर, कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर डैश संधि थोप दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। ये वाले दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आए हुए हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और प्लासी का युद्ध हुआ है आपका 1757 में। इस तरह से आपके 12 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एक एक नंबर में आपको एक वर्ड में आपको आंसर करना है। ठीक है, सिंपल। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में आपके पास में पहला क्वेश्चन क्या है? किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यहाँ से लिखेंगे आप लोग आंसर। पहला तो ये है, दस्तावेज उन आदर्शों का सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है, तो आप उतना ही कंटेंट डालेंगे। इनको पॉइंट वाइज बना लेंगे। इन पॉइंट मतलब ये जो पैरा में लिखा हुआ है इनको 1 to 3 पॉइंट करके इनके आंसर बना लेंगे। ठीक है। पहला, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ठीक है। फिर संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। उसके बाद में संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है। संविधान में सब कुछ लिखा है ना कि किसको किसके तहत किस अपराध के लिए किसको क्या सजा दी जाएगी, तो सारे जितने भी नियम कानून हैं वो आपके संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर करना है। 3 मार्क्स का है, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमें शक्तियों का, अच्छा इसका और वाला पार्ट भी है, शक्तियों का बंटवारा पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। तो शक्तियों को कैसे बांटा गया है? यहाँ पर हाँ, ये देखो, शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। एक तो पहला है आपका विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब ये जो तीनों अंग हैं इनके कार्य बता देंगे आप इस क्वेश्चन में। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो हम चुनते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो कार्यपालिका है, ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, बेसिकली ये काम करते हैं। और न्यायपालिका क्या है? न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे 3 मार्क्स में।
उसके बाद में क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, सरकार को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन देने और जानकारी देने में भारतीय संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है, लिखिए। ठीक है, तो सरकार को कैसे चुनते हैं, ये रहा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं संसद में। जैसे एक जिसकी सरकार है उसके विपक्षी दल उससे क्वेश्चन करते हैं कि आपने इतने साल तक क्या किया, आप कोई लेकर आए हैं अपनी चीज़ें, स्कीम लेकर आए हैं, तो आपने उनको लागू किया या नहीं किया। तो उस क्वेश्चन सेशन में उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाजों के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं कि इतने साल तक गवर्नमेंट ने क्या किया। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करता है और सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह करता है। अगर मान लीजिए कोई कमी गलती है, सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाती है, तो उनको उनकी गलतियाँ भी बताई जाती हैं। ठीक है, इसलिए सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। तो सांसदों को किसने बिठाया है, जनता ने बिठाया है, जनता ने चुना है उनको। तो जनता के जो क्वेश्चन होते हैं वो सांसदों के माध्यम से उन मंत्रियों से पूछे जाते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल और एक अहम भूमिका अदा करते हैं। अगर विपक्षी दल नहीं होंगे तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको तो किसी बात का डर ही नहीं होगा। तो इसलिए विपक्षी दलों का भी होना बहुत ज़रूरी होता है एक लोकतांत्रिक सरकार में। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे आप लोग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भूमि संसाधन के संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख कीजिए। भूमि संसाधन का संरक्षण, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे आंसर, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। हम वन रोपण करें, ठीक है, और रासायनिक कीटनाशक जो हम यूज़ करते हैं अपने भूमि पर, उनका इस्तेमाल, उर्वरकों का इस्तेमाल नियमित रूप से उर्वरकों का इस्तेमाल कम करें। और अतिचारण जो होता है, जैसे जो पशुओं को चराया जाता है भूमि के ऊपर, तो वो खाते कम हैं और भूमि को बर्बाद ज़्यादा करते हैं। तो इन सब पे रोक लगा के हम भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे इसका आंसर। फिर पूछा जा रहा है आपसे, जल संरक्षण के किन्हीं तीन उपाय सुझाने हैं आपको। तो जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण कैसे करेंगे आप, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर पेज नंबर कौन सा है, ये 15 पे मिल जाएगा। आपकी जो भूगोल की बुक है उस पर 15 पेज नंबर पे क्या लिखा है, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। मतलब ये जो, अगर आप मान लीजिए कृषि जो रसायन वगैरह डालते हैं, केमिकल वगैरह डाल दिए जाते हैं जल के अंदर, या फिर मल, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जल को क्या बनाती हैं, प्रदूषित करती हैं, पॉल्यूटेड करती हैं। उनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुँच जाते हैं। तो वो जल कौन पी रहा है, ऑब्वियसली मानव पी रहा है, तो उनके शरीर में भी वो सारे तत्व जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। हम इनको जल में डालने से पहले शुद्ध कर दें, है ना, उसके बाद में जो आपका जल है वो प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, वन्य जीव पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 16 पे। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर, वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। तो ये सारे वन्य जीवन
वन्य जीवों के अंदर आते हैं, चाहे हम जंतुओं की बात करें, पक्षी, कीट पतंगे जो होते हैं, जलीय जीव जो जल में रहने वाले जलचर होते हैं, ये सब लोग वन्य जीव के अंदर ही आते हैं। उनसे हमें क्या मिलता है? दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है, ठीक है, और पारतंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध क्या करता है? मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है। और ये क्वेश्चन भी आपके इसी प्रैक्टिस पेपर में आया है कि गिद्ध क्या करता है? हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को साफ करने में मदद करता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर करना है। इसको पैराग्राफ फॉर्म में मैंने दे दिया है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज लिखने की, ठीक है। तो कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका ये? 3 मार्क्स का, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने कौन कौन से बदलाव किए? तो आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर, अपनी हिस्ट्री की बुक निकालेंगे, पेज नंबर कौन सा है ये? 61। यहाँ पर लिखेंगे आप, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत और सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका। मुसलमानों की संपत्ति बड़े पैमानों पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा और अंग्रेजों को लगता था कि वह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो मिनिमम आपको 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं और उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना क्योंकि आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 की बगावत के मुख्य कारण कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1857 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 1857 की बगावत का एक कारण यह भी था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजाओं की पेंशन एवं उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, 1857 की क्रांति के लिए एक जिम्मेदार कारण अवध का विलय भी था और 1857 की क्रांति के लिए ब्रिटिश भू राजस्व नीति भी बहुत जिम्मेदार कारण थी। ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति के कारण किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ था, ठीक है। इस तरह से लिखने हैं आपको। और पांचवा पॉइंट क्या है? 1857 की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि सैनिकों के द्वारा बंदूकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनके कारण सैनिकों ने अपने धार्मिक भावनाओं का अपमान समझा और विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। वैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सप्लेन, राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। भारतीय संसद की भूमिका की व्याख्या करनी है आपको, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, भारतीय संसद, यस, हाँ देखो यहाँ से लिखेंगे आप, पेज नंबर कौन सा है? 36, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखा है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। कौन से 2 सदन होते हैं बेटा? राज्यसभा और लोकसभा। और आप सबको पता है लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। ये आप 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी लर्न कर लेना कि लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं और इसमें 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। मतलब आधे से ज़्यादा वोट चाहिए होंगे, तब वो जीतेगा कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद में
यहाँ पे गठबंधन शब्द का प्रयोग हुआ है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? मिलीजुली सरकार, ठीक है। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक सरकारें मिलके आपस में कार्य करती हैं, मिलकर कार्य करती हैं, उस ऐसी सरकार को बोलते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। इसके नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। काम करने का कार्य किसका है? कानून को लागू करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का। तो आप ये वाली बात लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में सत्ताधिकारी दल का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, ठीक है। तो जैसे मंत्रियों का मंत्री जो मेन मंत्री होते हैं उनको चुनता है प्रधानमंत्री। जैसे मंत्री में स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय, ये सब सारे मंत्री जो है वो कौन चुनता है? आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, जो उनके साथ में मिलकर सरकार को चलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन आपको पॉइंट यहीं तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। ये तो हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में देखो आपके पास में इस तरह से कोई भी पैराग्राफ दिया होगा। अब वो किसी भी बुक से आ सकता है, आपका ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री जो भी है आपकी बुक, इसमें से किसी भी बुक में से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और यहाँ पे आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मृदा संरक्षण के लिए मुख्य खतरा क्या है? तो यहाँ पे मृदा अपरदन लिखा है ना, यहाँ पे मृदा अपरदन और छींटा मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपको इन सब के आंसर इसी पैराग्राफ में ईजिली मिल जाएंगे, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक नहीं है? तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मृदा के निम्नीकरण के सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। तो यहाँ पे स्थलाकृति नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक हैं, ये सारे सहायक कारक हैं, दोनों मानवीय कारक भी होते हैं और प्राकृतिक कारक, इसलिए आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास में ये जो है हिस्ट्री से पैराग्राफ दिया हुआ है, हिस्ट्री की बुक से बोल रहे हैं अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिराजुद्दौला। बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था? तो यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा कंपनी जो है वो कठपुतली शासन चाहती थी, ठीक है, लिखा है ना, कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसकी व्यापारिक रियासतों और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? कंपनी। किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया? तो सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आपको ऑब्जर्व करना है इनको और फिर आंसर करना है। विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी बेटा? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, मीन्स यहाँ पे क्षेत्र विकास पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो हेयर सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है? तो सरकार के गठन के लिए आपको टोटल वोट कितने मिले हैं यहाँ पर? 285 ना। अगर मैं 285 का हाफ करूँ तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 142 होता है। 142 तो इसका आधा हो गया, लेकिन आपको अगर जीतना है तो +1 एक और वोट चाहिए होगा, तो यानी कि आपको जीतने के लिए 143 सीट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 143 लगाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? निर्दलीय कौन होता है? तो निर्दलीय बेटा वो होते हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी के भाग नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका पैराग्राफ, ये जो है वो आपका ज्योग्राफी की बुक से है। बोला है पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे लिखा होगा कर्क रेखा उस महाद्वीप से गुजरती है, कैसे? एशिया से। तो यहाँ पे लिखेंगे एशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? यूरोप में एशिया से कौन सा पर्वत अलग, यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है?
तो यूरोप को एशिया से यहाँ पे आपका आंसर जो है यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत अलग करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका यूराल पर्वत। पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया है, इसमें पढ़ लेना। पूर्वी गोलार्ध में स्थित कौन सा महाद्वीप है? एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। देखो ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप की बात हो रही है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया आएगा। यूरोप और एशिया को अगर हम आपस में मिला दें तो यूरोप से यू निकला तो यू, और एशिया से ये आ गया तो यूरेशिया आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें आपको इनमें से कोई भी 4 जगह फिल करनी है अपने मैप में, तो आप इसको कंप्लीट लर्न कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर, झांसी सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको लर्न कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।